जय हिंद साथियों, डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो पे इतना प्यार दुलार देने के लिए धन्यवाद। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, अपने क्वेश्चनों की तरफ। ध्यान से बने रहिए, जिससे जैसे उसमें आपने प्यार दुलार दिया है, इसमें भी उसी प्रकार बनाए रखिए। चलो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है वीडियो का क्वेश्चन, क्या कह रहा है मेरे दोस्त? क्या कह रहा है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक 212 अंश फ़ारेनहाइट होता है। रुक जाओ मेरे दोस्त, क्या कह रहा कि के फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब उबलना वाला पॉइंट जो होता है, ये उबलेगा जिस पे, ठीक है, उस पॉइंट कितना होता है? 212 अंश फ़ारेनहाइट। यदि ये मैं इसको बच्चा तुम्हें सेल्सियस में कन्वर्ट करके बताऊं तो देखो, तुम्हें मालूम है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 घटा देते हैं। क्या करते हैं? 273 को घटा देते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो 273 को यदि मैं घटाऊंगा इसमें से 212 में से कितना आएगा? 61 अंश सेल्सियस आएगा माइनस में। किस में आएगा? माइनस 61 अंश सेल्सियस। बात समझ में आया? कितना? 61 अंश सेल्सियस ये आएगा इसका क्वथनांक पॉइंट, ठीक है। अब चलते हैं। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें फट जाती हैं, क्योंकि पाइप में पानी जमने पर फैल जाती है। जी बिल्कुल। यदि मान लो पाइप पहाड़ों पे है लगी हुई पाइप, तो इसमें देखो पानी जब ठंड के मौसम में इसमें यदि पानी जब बहेगा तो इतना सेल्सियस कम, 0 अंश सेल्सियस से भी कम तापमान हो जाता है। इसकी वजह से इसमें पानी जो द्रव होता है, द्रव बर्फ रूप में क्या होता है? फैल जाता है, बर्फ बनता है। तो ये पाइप क्या चापने लगता है चारों तरफ से, तो पाइप में आप फट जाती है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हाँ, तो पाइप फट जाती है, ठीक। अब क्या कहते? तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। जी बिल्कुल। जब बिजली तड़कती है तो क्या गर्जने से पहले उसकी क्या चमक समझ में आता, तब बाद में तड़तड़ाती है, ठीक है। क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। जी बिल्कुल। जो प्रकाश की गति होती है ये ध्वनि की गति से क्या होती है? अधिक होती है। इसके माध्यम से हमें दिखाई पहले देता है, तड़कती बाद में है, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी दर्पण में से परावर्तन के पश्चात तरंग के आयाम में परिवर्तन होता है। आयाम का मतलब समझते हो ना? तरंग जो आयाम होता है, ये तरंग आती आने जाने वाली, ये आयाम में परिवर्तन होता है। आने जाने के रास्ते को ही क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। जितना दूरी तय करता है उसे वो क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। जैसे मान लो ये वृत्त है, यहाँ से आए जाए, तो इसको क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। तरंग का आयाम बदल जाता है। तरंग की आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य एवं वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जी बिल्कुल। क्या बोल रहा है कि जो आयाम है वह बदल जाता है, लेकिन तरंग का आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। कंपन करता हुआ कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जितना विस्थापित होता है उसे ही आयाम कहते हैं। जो देखो हम अभी बताएं, कंपन करते हुए पिंड माध्य स्थिति से जितना विस्थापित होता है उसे आयाम कहते हैं। अगर पेंडुलम ले लेते हैं तो यहाँ पे देखो, ये माध्य स्थिति है, ये मध्य स्थिति है। इसको इस तरह से डोलाएंगे तो माध्य स्थिति से ये दूरी, यहाँ से लेकर दूरी को ही क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। इधर की दूरी को भी आयाम बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? चलो। एक कंपन एक कंपन पूरा करने एक कंपन पूरा करेगा, जो यदि माध्य स्थिति से यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। एक कंपन यहाँ से आया, यहाँ गया, तो ये एक कंपन ये हुआ। आधा कंपन ये एक यहाँ आएगा तो एक कंपन हो जाएगा। बच्चा रे, यहाँ से यहाँ आने में जितना समय लगता है उसी को हम आवर्तकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। एक एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। एक आवर्तकाल में ए बचवा, एक आवर्तकाल में मतलब माला ऐसे ऐसे तरंग चलत है। तरंग तो यहाँ से फिर इस तरह चलेगी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को एक चक्कर, मतलब आई टोटल, फिर आई टोटल
क्योंकि इसको मिलाएंगे इसलिए तो ये गोला हो जाएगा। एक चक्कर चलने में जितना दूरी तय करेगी उसी को क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, यह एक सेकंड में जितना कंपन करती है उसे आवृत्ति कहते हैं। तरंग दैर्ध्य एक सेकंड में जितना कंपन करी उसी को आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने, गाड़ी के हेडलाइट एवं साइड लाइट में, सोलर कुकर में तथा आंख, कान तथा नाक के डॉक्टर द्वारा प्रयोग में लाया जा सकता है। ये अवतल दर्पण जो होता है ना, इसका जो प्रतिबिंब होता है छोटी वस्तुओं को भी बड़ा बना के दिखा देता है। तो डॉक्टर, आँख वाले डॉक्टर देख लेते हैं धाए देखिए क्या इसमें प्रॉब्लम है, दांत वाले डॉक्टर देख लेते हैं खोड़रा है कि नहीं है, तो ये दाढ़ी बनाने वाला भी बता देता है, धाए धाए काट देता है। इसका मतलब क्या, अवतल दर्पण जो होता है ये छोटी वस्तुओं को बड़ा दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, आगे कर चलते हैं। प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। तरंग दैर्ध्य का मतलब कि जो सातों रंगों का होता है बिग्बियोर नाम से, उसके माध्यम से वह किस माध्यम से उत्पन्न होता है, तरंग दैर्ध्य के माध्यम से उत्पन्न होता है। ठीक है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है। जी बिल्कुल, तो लाल रंग का सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्ध्य लाल रंग का सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, अगला क्वेश्चन कह रहा कि अधिक तरंग दैर्ध्य के कारण लाल प्रकाश अधिक दूर तक दिखाई पड़ता है। अधिक तरंग दैर्ध्य होगा तो सबसे अधिक दूर तक दिखाई देता है, इसीलिए देखते हो सिग्नल, जो लाल सिग्नल रेलवे सिग्नल होता है इसमें लाल कलर का ही लगाया जाता है। ये क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये बहुत दूर तक दिखाई देता है कि ये सिग्नल जल रहा है। ठीक है, खतरे का निशान है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा, निम्नलिखित से विभिन्न स्थिति में उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की अपेक्षा छोटी, बराबर या बड़ी हो सकती है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब की लंबाई सदैव ही वस्तु की अपेक्षा छोटी होती है। देखो वहां दर्पण था, यहाँ क्या है, लेंस है। तो एक बात ध्यान से सुनो, उसमें उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, तो यहाँ अवतल दर्पण से बात करते हैं, उल्टा होता है। वहां उत्तल दर्पण तो वहां, यहाँ अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तो यहाँ उत्तल अवतल लेंस से बात करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, उल्टा होता है। तो ठीक है, वही छोटा बड़ा दिखाई देता है। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। पश्च दृश्य का मतलब होता है पीछे देखने के लिए क्या, उत्तल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलो अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक दिखाई देता है। ये फोकस है, ये वक्रता की त्रिज्या है। यदि इसमें रखी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है, उल्टा दिखाई देता है। बात समझ में आया, और वास्तविक दिखाई देता है। बात समझ में आई कि नहीं। हाँ, साथ ही इस दूरी में रखे वस्तु का प्रतिबिंब बड़े आकार का बनता है, इसलिए दंत चिकित्सक द्वारा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखो हम अभी बोले हैं कि क्यों बड़ा दिखाई देने लगता है, इसके लिए ही क्या अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग करके सागर की गहराई मापा जाता है। इको साउंडिंग का मतलब सागर की गहराई मापने के लिए सोनार का भी प्रयोग किया जाता है। इसका सोनार का क्या, सोनार ये बताता है कि कितना नीचे गहरा पानी है, ये सब सोनार बता देता है, जहाजों में लगा होता है। देखो ये सारी पद्धति में लेंस की शक्ति जो होता है डायोड मापा जाता है। डी बराबर होता है 1/F -F में होता है। ठीक है, ये डायोप्टर बता देता है, फोकस दूरी से डायोप्टर निकलता है। ठीक, आगे चलते हैं। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य गामा किरणें का होता है। जो तरंग दैर्ध्य सबसे कम कौन सा किरणों का होता है, गामा किरणों का होता है, जिसका तरंग दैर्ध्य परिसर 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻−10 मीटर तक होता है। गामा किरणों का सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य दीर्घ रेडियो तरंगों का होता है। रेडियो तरंगों का सबसे अधिक होता है क्या, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक दूर जाती हैं, कौन, रेडियो तरंगे। ऐसे तरंगे, अगला क्वेश्चन, ऐसे तरंगे जिसका ध्रुवीकरण नहीं होता है अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। जिसका ध्रुवीकरण नहीं होता है वो कौन सा तरंग कहलाती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा कि प्रकाश विद्युत
चुंबकीय तरंगे हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगों का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे चक्र प्रति सेकंड भी कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक चक्र प्रति सेकंड या कंपन प्रति सेकंड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत का मुख्य आधार डॉपलर का प्रभाव है, डॉपलर का प्रभाव है। ठीक है, जो सापेक्षिक गति की व्याख्या करता है। डॉपलर प्रभाव क्या है, ये प्रकाश से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूरबीन से दूर की वस्तु देखी जाती है। दूरबीन वह प्रकाशित यंत्र है जिसके द्वारा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाता है, जिससे वस्तु आंख की बड़ी दिखाई देने लगती है या दिखाई पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ये मालूम होना चाहिए बच्चा, ये तुम्हें पूछ सकता है परीक्षाओं में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछ सकता है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या करा कि सर्वप्रथम रोमन ने प्रकाश की चाल का मापन किया था। सबसे पहले प्रकाश का चाल का माप के लिए रोमन ने किया था। किसने किया था, रोमन ने किया था प्रकाश की चाल का माप। आगे चलते हैं। पानी में डूबी हुई छड़ी अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अगर पानी में छड़ी को फेंक देते हैं तो वह मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इस तरह दिखाई देती है। सीधी लकड़ी रहती है लेकिन इस तरह दिखाई देता है। कारण क्या, कि प्रकाश का अपवर्तन। क्या, प्रकाश का अपवर्तन। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, चलो आगे देखते हैं। रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी तक पानी होने का भ्रम होता है, इसे मृग मरीचिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, मरीचिका या मृग मरीचिका इसको बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि देखो पेड़ का छाया रहता है तो वहाँ देख पता चलता है अरे वहाँ पानी है, फिर वहाँ जाते हैं तो बालू दिखाई देता है, फिर आगे तो अरे वहाँ पानी है। इसके माध्यम से ये कौन सा नियम है या क्या इसे कहते हैं, मृग मरीचिका बोलते हैं, मरीचिका बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या, अश्रव्य तरंगों का आवृत्ति कितना होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। अश्रव्य का कितना होता है, 20 हर्ट्ज से। पराश्रव्य का कितना होता है, 20 हर्ट्ज से अधिक होता है। लेकिन अगर तुम्हें श्रव्य का बोल दिया जाए तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। 20 किलो हर्ट्ज का मतलब कि 20,000 हर्ट्ज। कितना, 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है श्रव्य का मतलब जो हम लोग सुन सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये श्रव्य का होता है, ये अश्रव्य का होता है, ये पराश्रव्य का होता है, ये श्रव्य का होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले आंख में नजदीक की वस्तु स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। एक बात ध्यान सुनो, इसमें इतना उल्टा होता है कि जहाँ दूर दृष्टि लिखा रहेगा, कौन दृष्टि, दूर दृष्टि, इसका मतलब दूर की वस्तु दिखाई दे रही, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु नहीं दिखाई देनी चाहिए, लेकिन यहाँ दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती, दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जिस जगह वायु का दाब अधिक होता है वहां पानी का क्वथनांक अधिक होता है। क्वथनांक मतलब दाब अधिक होगा तो क्वथनांक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इसका मतलब क्वथनांक मतलब उबलने वाला पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है। जहां वायु दाब कम होता है वहां पानी का क्वथनांक कम होता है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? दोस्तों तुम्हें ये 30 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन हम करा दिए। यदि ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो दोस्त तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैं ऐसा ही दमदार वीडियो लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।